Good morning, friends. Namaskar. Once again, welcome to my channel, YouTube channel, Body, Mind and Soul. कल के हमारे मॉड्यूल में हम लोगों ने अष्टांग योग के यम नियम के बारे में बात किया था। आज हम लोग उसके बाकी जो 6 अंग हैं उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा विस्तृत चर्चा होगी, इट विल बी इन डिटेल। सो आसनास की बात करूं तो हमारे अलग अलग माइथोलॉजीज़ के हिसाब से, योग सूत्र के हिसाब से अलग अलग आसनों की गिनती बताई गई है। यदि शिव संहिता की बात करूं तो उसमें 84 आसनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। देयर इज अ डिटेल ऑफ 84 आसनास पोजेज। गिरण्य संहिता के हिसाब से अगर बात करूं तो उसमें 32 आसनों के बारे में बताया गया है। तो अभी मैं गिनती के ऊपर बात नहीं करूंगा। आसना क्यों जरूरी है, मैं पहले इसके ऊपर चर्चा करूंगा। हमारे शरीर में हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज वी गेट ओल्डर, सो द बोन्स दे बिकम स्टिफ, दे आर मोर रिजिड। तो देखा होगा बच्चे को आप किसी भी तरीके से उसका पैर, यू कैन जस्ट twist his feet, you can just twist his hand, but he won't be feeling any pain. उसको दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है तो हमारे वो जो शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो स्टिफनेस में कन्वर्ट होती रहती है। अब उस स्टिफनेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो, उसको बेंडिंग में प्रॉब्लम होगा, हमें भागदौड़ करने में प्रॉब्लम होगा, हम एक जगह बैठे रहेंगे तो हम लोग को पेन होने लगेगा, विल फील पेन, विल फील टायर्डनेस। तो अब अगर मुझे अपनी बॉडी को एक बार फिर से फाइन ट्यून करना है तो मुझे उन सभी बोन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, एनर्जीफाई करना पड़ेगा। तभी मैं अपनी बॉडी के उन 7 चक्रों को खोल सकता हूँ। बिकॉज मेरी जो बैकबोन है, द वर्टिब्रल बोन, इफ दैट इज स्टिफ, सो आई वोंट बी एबल टू गेट माई ऑल 7 चक्रास एक्टिवेट। तो यानी अगर मेरे चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे तो मैं अपने सहस्त्रार्थ या आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए आसनास जो हैं वो एक तरीके का आप वर्कआउट कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। और लगभग हर एक प्राणी, एवरी लिविंग बीइंग और क्रिएचर, एनिमल ऑन दिस अर्थ विच एग्जिस्ट, हिज नेम रिजेंबल्स टू वन आसना। तो वैसे तो आसना बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग 80-82 आसन जो हैं उनके बारे में लगभग बात करते हैं जब शिव पुराण, शिव संहिता की बात होती है। तो उनको भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ फ्रंट बेंडिंग के आसनास होते हैं, कुछ बैक बेंडिंग के होते हैं, ट्विस्टिंग के आसन होते हैं, बैलेंसिंग के आसन होते हैं, ध्यान के आसन होते हैं। तो हर एक आसन का अपना अलग पर्पस है, बॉडी के ऊपर अलग इफेक्ट होता है। तो हम लोग का ये जो आसन है, हमारी बॉडी के अंदर आ गई स्टिफनेस को ख़त्म करके हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दोबारा से हम रीगेन करें, इसलिए हम लोग आसन करते हैं। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तो आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी जो है वो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई है। फिर इसके बाद हम लोग आसनास के बाद जो नेक्स्ट लिम्ब आता है हम लोग का, विच इज प्राणायाम। प्राण कहते हैं द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सेल। तो श्वास प्रश्वास, आप किस तरीके से सांस लेते हैं, आप कितनी गहरी सांस लेते हैं, कितनी टाइमिंग के बाद आप सांस लेते हैं, वो आपकी बॉडी की हेल्थ को डिफाइन करती है।
नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ लोगों से जो योग करते हैं उनसे सुना था कि हर प्राणी को गिन करके सांसें मिलती हैं, बराबर सांसें मिलती हैं। तो मुझे शायद, जैसे आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि जब हर किसी को बराबर सांसें मिलती हैं तो एक स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग, उसकी एज 5 साल से 15 साल तक ही क्यों होती है, और एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी आज के समय पे एवरेज एज जो है वो 80 ईयर्स, 75 80 ईयर्स क्यों है, जबकि दोनों प्राणी हैं, both of them they are living beings. So why there is a difference if they are blessed with equal counts of breathings? तो फिर जब मैं योग के अंदर मुझे और विस्तृत जानकारी करने के लिए मैंने कुछ चीज़ों का अध्ययन किया और प्रैक्टिस किया कि जब हम लोग यौगिक क्रिया से प्राण लेते और बाहर छोड़ते हैं तो उसके बीच की जो समय की जो अवधि होती है दो श्वासों के बीच में, श्वास प्रश्वास के बीच में, वो हमारे फेफड़ों को स्ट्रेंथ देती है, हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ देती है। जबकि जब एक कुत्ता सांस लेता है तो वो जब सांस लेता है कैसे लेता है, कभी नोटिस किया आप लोगों ने? उसकी जबान बाहर होती है, द टंग इज हैंगिंग आउटसाइड। सो दिस इज हाउ अ डॉग ब्रेथ एंड अ ह्यूमन बीइंग on the other side they have a long inhale and exhale process। यानी अगर इसको कंपेयर करके बोलूं तो एक कुत्ते की जो सांस लेने की प्रोसेस है उसमें इफ दैट डॉग ब्रेथ्स 20 to 30 times, in contrast to that a human being inhales only 3 to 5 times if the person is having a healthy body। तो यहां पे प्राणायाम जो है उसकी महत्ता आती है। देयर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायाम। अगर आप लोग इनहेल एक्सेल, हम इसको अब प्राणायाम को समझते हैं अनुलोम विलोम प्रक्रिया से। आप अनुलोम विलोम जब करते हैं तो आप अपना 3 नाड़ियां जो हम लोगों ने मुख्य बात करी थी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तो उनका शोधन होता है। और जब शोधन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो आप ऑक्सीजन लेंगे वो लगभग हर बॉडी ऑर्गन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का स्टॉक नहीं है और मुझे अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा, मुझे भागना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर होता है। अगर आपके पास एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन बॉडी में आपको नहीं पहुंच रही है तो आपको हॉस्पिटल में भागना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू अ डॉक्टर, यू विल बिकम अस्थमैटिक, और यू हैव एनी अदर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, यू कैन हैव ब्रोंकाइटिस। सो दीज ऑल आर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो जो प्राणायाम है, प्राण आयाम, यानी अर्थात प्राणों को आयाम देना, लंबा खींचना। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, भागदौड़ करते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, एटलीस्ट वो प्राणायाम जो है वो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम में कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। सूक्ष्म योग बोला गया है इसको। तो आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कम से कम 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप लंग्स की एक्सरसाइज कीजिए। होल्ड योर ब्रेथ, काउंट फॉर 40 seconds। If you are able to hold your breath for 40 seconds, that means you are having perfect breathing. You are in perfect and fit position. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लंग से रिलेटेड, सांस में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जब भी मौका मिले आप इनहेल एक्सेल, गहरा इनहेल गहरा एक्सेल,
हम 3 तरीके से सांस लेते हैं. One is from your throat, another from your chest, third is from your abdominal part, which is your stomach. तो कंठ से हृदय के पास, छाती और पेट. अगर आप कंठ से सांस लेते हैं तो आपके कंधे नहीं हिलेंगे. अगर आप छाती से लेते हैं आपकी छाती फूलेगी. अगर आप पेट से सांस लेंगे तो आपके कंधे भी ऊपर नीचे हो जाएंगे. तो कोशिश कीजिए कि आप 1 मिनट के अंदर 4 या 5 बारी ही सांस लें और छोड़ें. अगर आप ये रूटीन बना लेंगे तो आपका प्राणायाम जो है वो ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए. फिर इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रत्याहार, यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना. कंट्रोलिंग ऑल योर सेंस ऑर्गन्स. विषय भोगों से अपने आप को दूर कर लेना. अगर आप वो कर लेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो एग्जॉस्ट जल्दी होने की जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, आपकी एनर्जी दोबारा से आपकी बॉडी में बैलेंस होने लगेगी. रिवाइटलाइजेशन बिना किसी मेडिसिन के. रिवाइटल नहीं खाना पड़ेगा, अश्वगंधा नहीं खाना पड़ेगा, शिलाजीत नहीं खाना पड़ेगा. यू विल हैव ग्लो ऑन योर फेस. फेस पतला हो जाएगा बट सुंदर हो जाएगा. तो इसलिए प्रत्याहार जो है वो आप लोगों को नेचुरल ब्यूटी देता है. विदाउट मेकअप यू विल बी लुकिंग मोर ब्यूटीफुल. You can see there are a lot of girls, they don't put makeup but still they look very beautiful because they may be having healthier lifestyle. They may be trying to maintain knowingly or unknowingly the things that I am just talking about. हो सकता है वो प्रत्याहार का पालन कर रहे हैं, हो सकता है वो प्राणायाम का पालन कर रहे हो, उनके प्राणों को आयाम दिया गया हो, प्रोलॉन्ग्ड ब्रीथिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करते हैं. तो प्रत्याहार जो है वो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि आप अच्छे से योग कर पाए. अपने चक्रों को, 7 चक्रों को आप एक्टिवेट, एनर्जाइज कर पाए. फिर आता है इसके बाद में धारणा. दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया. अभी क्या है ना, जो लोग करियर कॉन्शियस हैं वो लोग क्या कहते हैं, मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. छोटे होते से ही बच्चों को जो है वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो दिमाग में बैठा देते हैं, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें आर्मी में जाना है, तुम्हें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तुम्हें बिजनेसमैन ही बनना है क्योंकि तुम्हारे फादर जो है वो बिजनेसमैन है, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्चुअली धारणा. तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, पॉइंट पर अपने दिमाग को स्ट्रांगली फोकस कर देना, इसको धारणा कहते हैं. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कंसंट्रेशन. सो यू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक थिंग्स. अभी क्या है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते. तो लेकिन जब आप ये पीछे के 4 स्टेप करने लगते हैं तो अपने आप से आपकी धारणा बन जाती है. आप अपने आप से चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग सकते हो. आप एक जगह बैठ करके किसी चीज़ के ऊपर एनालाइज करके डिसीजन तक पहुंच सकते हो. कुछ लोग जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर धारणा की कमी है. एक जगह बैठ नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, रियलाइजेशन नहीं है, एनालिसिस नहीं है. सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा जब आप धारणा के ऊपर पहुंच जाएंगे और उसको आप प्रैक्टिस करने लगेंगे. फिर उसके बाद आता है ध्यान. जब आप धारणा यानी आपको बैठने की आपकी कैपेसिटी बन गई, आपका ध्यान जो है अब एक चीज़ के ऊपर लगने लगेगा. अब ध्यान भी कई तरीके का होता है. ज्योति ध्यान हो सकता है, बिंदु ध्यान हो सकता है, ठीक है. आप
बैठ करके आपने धारण कर लिया कि मैं आज 1 घंटा जो है मैं मौन रहूँगा। अब मौन रहते हुए आपने सामने एक बिंदु बना लिया। यू जस्ट हैव ड्रॉन वन पॉइंट ऑन विच यू स्टार्टेड फोकसिंग without blinking your eyes. You'll start with 2 minutes, then 4 minutes, then 5 minutes, then maybe half an hour, and you may reach up to several hours. कई कई घंटे आप जो है ध्यान में बैठ पाएंगे। तो ध्यान जो है वो आपका, जैसे योग के आसन जो है आपकी बॉडी को फोर्टिफाई करते हैं, ऐसे ही ध्यान जो है वो आपके मन को फोर्टिफाई करता है, मजबूत करता है। दुख, सुख, भूख, प्यास, ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा जब आप ध्यान में लगेंगे। ध्यान के बाद में फिर हम लोग का आता है समाधि। ध्यान लग गया तो इसका मतलब कहाँ से कनेक्शन हो गया आपका? सुप्रीम पावर। ऑल्दो आप खुद शिव हैं, लेकिन उस शिव को ढूंढने के लिए अपने अंदर ही आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ध्यान जो है आपको उस शिव तत्व से जोड़ने की एक कला है। और जब आप ध्यान में लग जाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा आप समाधि में भी पहुंच जाएंगे, एकाकार, द एनलाइटनमेंट। तो ये अष्टांग योग है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं आज का जो सब्जेक्ट है, जो पिछला पेंडिंग था, मैं यहीं पर उसका समापन करता हूँ। और नेक्स्ट सेशन से हम लोग योग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम लोग योग में किस तरीके से अपने शरीर को तैयार करना है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्योंकि अगर आप एथलीट्स को देखें, जगलर को देखें, क्रिकेटर को देखें, फुटबॉलर को देखें, तो आपने देखा होगा कि वो लोग किसी भी खेल को खेलने से पहले वार्म अप करते हैं। तो ऐसे ही जब आपको योग करना होता है, योग के अंदर आपको अपने शरीर को योग से पहले तैयार करना होगा। तो उसमें कार्डियो भी हो सकता है 15-20 मिनट का। उसके अंदर आपका अलग अलग आपके जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट हो सकता है, हैंड मूवमेंट्स हो सकते हैं, एंकल मूवमेंट्स हो सकते हैं, नेक मूवमेंट्स हो सकते हैं, शोल्डर मूवमेंट हो सकते हैं, बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग हो सकती है, साइड बेंडिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका एक वार्म अप प्रोसेस है। तो जब भी आपको योगासन करने हैं, ये आपको एक कहीं पर नोट करके रख लें, बिना वार्म अप के आप कभी भी योगासन नहीं करें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है, इफ़ योर बॉडी इज़ कोल्ड एंड यू ट्राई टू डू सर्टेन आसनाज, you try to maintain some poses and they are difficult, you can have some muscle pulls or stretches, and it will be a problematic purpose or reason for maybe 10, 15, 20 days or a month. So that's why to avoid these problems, you'll have to first do warm up, then start doing different poses. तो आज के इस मॉड्यूल में हम लोग का जो विषय है वो यही था। इसी के साथ मैं आज के इस विषय को समाप्त करता हूँ और पुनः एक बार कल्याण मंत्र के साथ मैं अपना ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्च दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक बार पुनः मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लिंक भेज करके सब्सक्राइब करवाएं। मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम जो ये एक प्रयास कर रहे हैं स्वस्थ रहने का, और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।